जय हिंद बच्चों। आज आपको मैं भारहूत स्तूप के विषय में बताऊंगी। शुंग सातवाहन वास्तुकला के विषय में इसके पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। आज भारहूत स्तूप के विषय में जानकारी प्रदान करूँगी। शुंग कलाकारों की कलात्मक प्रतिभा का सबसे महत्वपूर्ण दर्शन भारहूत स्तूप में देखने को मिलता है। शुंग सातवाहन शुंग कलाकारों की अशोक द्वारा स्थापित इष्टिकामय स्तूप शुंग नरेश धनभूति के काल में अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रकट हुआ। भारहूत भैरवपुर गांव मध्य प्रदेश में सतना से 9 मील दक्षिण आज एक निर्जन और सुनसान बस्ती है। वहाँ पर कोई निवास स्थान नहीं है। जबकि शुंग काल में वह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था। व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था। प्रयाग से लामुआ, उत्तर कौशल से दक्षिण कौशल तथा मथुरा से प्रतिष्ठान के व्यापारिक मार्ग भारहूत से होकर ही जाते थे। देश के विभिन्न भागों में जाने के लिए जो व्यापारिक मार्ग थे वो भारहूत से होकर गुजरते थे। यह व्यापारियों का प्रमुख विश्राम स्थल था। व्यापारी व्यापार करने के लिए जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो भारहूत उनके विश्राम का एक स्थल था, जहाँ वहाँ रुक करके थोड़ी देर विश्राम करते थे या रात्रि को भी विश्राम करते थे, रात भर रुकते थे, फिर सुबह चलते थे। तो इसलिए भारहूत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल था। शुंग कला समृद्धशाली व्यापारियों, भिक्षुओं एवं शासकों के सम्मिलित सहयोग से विकसित हुई। व्यापारियों ने व्यापारिक केंद्र को ही कला केंद्र के रूप में समृद्ध किया होगा। साथ ही उनके व्यापार भ्रमण के कारण विभिन्न कला परंपराओं का भी संगम हुआ होगा, इसलिए ये इस तरह से विकसित हुआ। यही कारण है कि शुंग युग में जो देशव्यापी कला भाजा से मथुरा तक एक आंदोलन के रूप में विवृद्ध हो रही थी, उसका प्रत्यक्ष रूप भारहूत एवं सांची के स्तूपों में प्राप्त होता है। भारहूत स्तूप तो पूर्णतः विनष्ट हो गया है आज, किंतु उसके अस्थि पंजर ही उसकी कथा को उद्घाटित करने के लिए पर्याप्त है। उसकी बुलंद खंडहर ही बताती है कि भारहूत स्तूप कितना आलीशान रहा होगा। महत्वपूर्ण तो है, अभी भी है। सर्वप्रथम 1873 ईस्वी में कनिंघम महोदय को इस स्तूप का ज्ञान प्राप्त हुआ। कब? 1873 ईस्वी। किसको? कनिंघम, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। उनका पूरा नाम था सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने इसके 2 तोरण द्वार एवं एक आंतरिक वेदिका अस्त व्यस्त रूप में ढूंढ निकाला। 1874 ईस्वी में श्री J.D. बैगलर के साथ पुनः कनिंघम ने जब उस क्षेत्र का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया तो उन्हें महावेदिका के खंडित पाषाण खंड 7 मील की परिधि में बिखरे हुए प्राप्त हुए। इतने अफसोस की बात है कि हमारी प्राचीन धरोहरें इस तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में होती। इन सभी अवशेषों को कनिंघम ने चित्रांकित कर राष्ट्रीय संग्रहालय कलकत्ता में सुरक्षित किया, जो संप्रति भारहूत वीथी के नाम से विख्यात है। उसके बाद बरुआ महोदय ने भारहूत स्तूप के अवशेषों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पंडित ब्रजमोहन व्यास ने अवशिष्ट अवशेषों को
प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित किया। इस प्रकार भरहुत विभिन्न विद्वानों के उत्साहपूर्ण उद्यम से ही पूर्ण प्रकाश में आ सका। अलग अलग विभिन्न विद्वानों ने बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया और भरहुत के स्तूप को प्रकाशित किया। कनिंघम तथा बरुआ ने भरहुत स्तूप का जो चित्र प्रस्तुत किया है, उसी से इसकी वास्तुगत विशेषताओं का अनुमान लगाया जा सकता है। अशोक के काल में स्तूप ईंटों का बना था, किंतु शुंग युग में इसे ईंट की जगह पाषाण से आच्छादित कर दिया गया। यद्यपि इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, किंतु वृत्ताकार वेदिका एवं तोरण द्वार निश्चय ही शुंग कला का प्रतिनिधित्व करते। अब इसकी वेदिका के विषय में, स्तूप का अंड भाग पक्की ईंटों से निर्मित था। स्तूप का जो अंड भाग था वो पकी हुई ईंटों से बनाया गया था, जिसका आधार पाषाण में था। इसका व्यास लगभग 68 फीट है, 68 फीट। स्तूप के चारों ओर भूमि पर वृत्ताकार महावेदिका थी। स्तूप एवं वेदिका के मध्य 10 फीट 4 इंच मार्ग प्रदक्षिणा पथ का कार्य करता था। वेदिका में 7 फीट ऊंचे कुल 80 स्तंभ थे। कितने स्तंभ थे? 80 स्तंभ थे, जो 7 फीट ऊंचे थे। उष्णीस सहित इसकी ऊंचाई 9 फीट थी। वेदिका में चतुर्दिक 120 आले बने थे, जिनमें लगभग 600 द्वीप प्रज्वलित होते थे। 600 दिए रोज जलाए जाते थे। 1200 आले बनते थे उसमें दिया जलाने के लिए। वेदिका का निर्माण सामान्य शुंग शैली में, अर्थात हर 2 स्तंभों को 3 सूचियों से चूल काटकर आबद्ध किया गया है तथा ऊपर अर्धगोलाकार उष्णीस मीन्स अगड़ी। अब इसका तोरण द्वार कैसा है? भरहुत तोरण द्वार विशेष उल्लेखनीय। भरहुत का जो तोरण द्वार बनाया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार क्रमशः निर्मित हुए हैं। अन्य स्तूपों में पूर्वी तोरण द्वार मुख्य है, किंतु भरहुत स्तूप में दक्षिणी तोरण द्वार मुख्य प्रवेश द्वार है। भरहुत में दक्षिणी जो तोरण द्वार है वो ही मुख्य प्रवेश द्वार है। डॉक्टर L.A. वैडल के अनुसार निर्माण स्थल की रचना के आधार पर दक्षिणी तोरण द्वार ही मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में प्रयुक्त था। पूर्वी तोरण द्वार बाद में जोड़ा गया। इसका निर्माण 2 उच्च स्तंभों को 4-4 पतले स्तंभों को जोड़कर बनाया गया, जिससे पूर्व एवं पश्चिम के तोरण स्तंभ अष्टकोणिक तथा उत्तर एवं दक्षिण के स्तंभ चतुष्कोणिक 4 कोणों पर आधारित है। इन स्तंभों को ऊपर 3 आड़ी धरनों से आबद्ध किया गया है, जोड़ा गया है। इन धरनों को छोटे छोटे लंबवत पाषाण खंडों से संलग्न किया गया है। धरनों के सिरों पर मुख फैलाए मगरमच्छ की आकृतियां बनी हैं। धरनों के ऊपर जिन्हें शिशुमार सिरह कहा गया है। सबसे ऊपर की धरन पर मध्य में एक धर्म चक्र बना, जिसके दोनों ओर त्रिरत्न है, चिन्ह निर्मित है। चक्र एवं पुष्प चौकी पर आधृत है, अंकित है, जो मधु छत्ते के आकार में बना है। इस प्रकार भरहुत तोरण द्वार प्राचीनतम उदाहरण होते हुए भी कलात्मक एवं आदर्शात्मक है। ये भरहुत तोरण द्वार बहुत ही आदर्श स्थापित करता है और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अंकन है इसका। स्तूप का आकार। अब
स्तूप के पूर्णतः नष्ट होने के कारण उसके आकार की कल्पना वेदिका पर अंकित स्तूपों से ही की जा सकती है। स्तूप तो पूरा नष्ट हो चुका है, तो जो अवशेष प्राप्त हुए हैं और जो वेदिका पर अंकित है उसी से उसके आकार को एक अनुमान दिया गया है। वेदिका में 3-4 स्थलों पर स्तूप के अंड भाग की मूल आकृति अंकित है, जिससे उसकी सच्ची प्रतिकृति का अनुमान लगाया गया। मूल स्तूप एक बड़े घंटे की भांति लगभग अर्धचंद्राकार रहा होगा। एक स्तंभ पर स्तूप की प्रतिकृति से यह ज्ञात होता है कि हर्मिका के चतुर्दिक वेदिका रही होगी, जिसके बीच में यष्टि एवं छत्र के किनारों से लटकती हुई मालाएं भी बनी रही होंगी, जो स्तंभ के स्तूप प्रतिकृति से अनुमेय है। जो स्तंभ में स्तूप की आकृति बनाई गई है उससे इसकी साम्यता प्रदर्शित होती है कि इसका आकार किस प्रकार का था। बाह्य वेदिका क्या थी? उत्खनन से मुख्य वेदिका के चतुर्दिक एक कम ऊंची वेदिका के अवशेष प्राप्त हुए। उसकी ऊंचाई लगभग 3 फीट 3 इंच रही होगी, जिसमें लगभग 240 स्तंभ लगे थे। यह वेदिका परवर्ती परिवर्धन प्रतीत होती है, जो संभवतः कुषाण युग में निर्मित हुई थी। इस प्रकार भरहुत स्तूप अपने विखंडित एवं अस्त व्यस्त रूप में भी स्तूप वास्तु के प्राचीनतम स्वरूप का उद्घाटन करने में पूर्णतः समर्थ है। भरहुत स्तूप जो नष्ट हो गया है, उसका अधिकांश भाग नष्ट हो चुका है, उसके जो पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं उन्हीं के आधार पर और वेदिका पर जो आकार अंकित है उनके आधार पर अध्ययन करने के बाद विद्वानों ने भरहुत स्तूप के आकार को निश्चित किया और वेदिका के बाहर भी एक कम ऊंची बाह्य वेदिका भी मिली है। उसके बारे में भी बताया कि वेदिका के बाहर एक कम ऊंची वेदिका से थोड़ी नीचे उसकी ऊंचाई है, बाह्य वेदिका भी मिली। भरहुत स्तूप कितना महत्वपूर्ण रहा होगा उसके पुरातात्विक अवशेषों से ही ज्ञात होता है, परंतु भरहुत स्तूप नष्ट हो गया है, उसके अधिकांश भाग नष्ट हो चुके हैं। जो मिला है वो प्रयाग विश्वविद्यालय के संग्रहालय में संरक्षित है और दिल्ली संग्रहालय में भी संरक्षित है। तो आज आपने इसके भरहुत के विषय में जानकारी प्राप्त की। मुझे आशा है आपको समझ में आ रही होगी और आप इसे ध्यान से पढ़ें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।